मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राकेश सर। मैं आया हूं अपने चैनल बीएसवी संग्रह में। बीएसवी संग्रह में आप सभी लोग जुटे हुए इसलिए आपको जो है धन्यवाद। और बीएसवी संग्रह जो है आप लोगों के लिए जो है हार्दिक अभिनंदन करती है। आपका आप सबों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोग सवेरे कहा था कि आज मैं शाम को हिंदी किताब का क्लास लूंगा। तो चलिए गद्य चैप्टर से मैं एक चैप्टर पहला चैप्टर ले रहा हूं जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। देखिए सर, यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उनका जन्म तिथि कब है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु कब हुआ था? 1 दिसंबर 1956 ईस्वी में। इनकी कौन कौन सी रचना है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। इसके बाद भी 2-4 किताबें हैं इनके, जो चैप्टर में मिलेगा आपको। चलिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार का अर्थ होता है निम्न परिवार। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे, यानी कि पढ़ने में बहुत तेज थे, सुंदर पढ़ते थे, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करते थे। उसे एक उनका प्रथम स्थान था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा, नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। देखिए, वो बहुत गरीब परिवार से थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के राजा ने जो उन्हें पढ़ने के लिए विदेश में भेज दिया, राजकीय पैसा के साथ, राजकीय खर्चा से। सब मिलाकर इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षा के व्याख्याता बनकर हुए। यानी कि सभी विषयों में जो है इतना जानकार हो गए कि उनके टक्कर का कोई नहीं था, बहुत आगे बढ़ करके निकले। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। वकालत समझते हैं ना, वकील साहब कचहरी में वकालत करते हैं। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते। उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखिए, अछूतों को भी उन्होंने जो है ध्यान में रखा, महिलाओं को भी रखा, और गरीबों को भी, जो मजदूर रहे उन लोगों को भी रखा। अछूत समझते हैं ना, पहले जमाने में अछूत प्रथा था, छुआछूत की भावना थी, यानी कि पानी नहीं छूना है उन लोगों को, बर्तन नहीं छूना है, सब खत्म हो गया। संविधान में ऐसा बनाया गया कि धीरे धीरे सब जगह खत्म हो गया। अब आज जाकर देखिए कि होटल में सभी बैठकर खाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक ही गिलास से सभी लोग पानी पीते हैं। उस समय उन लोगों को वर्जित था जाना आना। इसलिए कहना मैं नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी का युग जो है कुछ नया युग है, फिर भी जो किताब में है उसमें मैं थोड़ा सा बदला दिया हूँ, इससे आगे नहीं बताऊंगा। उनके चिंतन और रचनात्मक मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध और ज्योति फुला। यानी कि बुद्ध के वो भक्त थे, उनके आधार पर चलते थे। कबीर का जो है उन्होंने स्मरण किया, उनके आधार पर ही चला। और ज्योतिबा फुले के भी बताया मार्गों को उन्होंने चला, रास्तों पर चला। भारत के संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्थन के आने वाले भारतीय संविधान में निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1 दिसंबर 1956 दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। देखिए, संविधान जब देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान बनाने की जब नौबत आया, संविधान बनाने की जब चर्चा चली, तो लोगों ने भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान बनाने के लिए दिया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनकी प्रमुख रचनाएं में भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, थॉट्स एंड linguistic states, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि उनका जो लिखा हुआ चीज है उसको भी लोग जो है लिखा हुआ है, जिसका जो है 21 प्रकाशन होगा। यहाँ प्रस्तुत पाठ
बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का विश्लेषण इनसे संपादन के साथ दिया गया है। देखिए ये आ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है। श्रम विभाजन लिख लीजिए और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक किताबों से लिया गया है। ठीक है, जिसका तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और इस किताब का जो है किसने जो है किया था, उसका जो है क्या कहा जाता है रूपांतर, हिंदी रूपांतर तो ललन सिंह ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव ने जो है ललई सिंह यादव ने इस किताब का हिंदी रूपांतरण किया था। ये जो है ये रूपांतरण किया था। ये सब जो है याद करने के योग्य है। ठीक है, तो यही जो है याद करने के योग्य है। अब देखिए, अब आगे बढ़िए तो बतलाते हैं आपको। यह भाषण जाति पाति टुंडक मंडल, लाहौर में एक जो है अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था तोड़क मंडल, जो 1936 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने का सम्मेलन स्थगित हो गया। किया गया था आयोजन, लेकिन लोगों में मतभेद पैदा हो गया कि नहीं होगा, तो नहीं किया गया और न पढ़ा जा सका और पढ़ा भी नहीं गया जो लिखा गया था। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। वस्तुतः आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कार के रूप में प्रकार जाति प्रथा मानवीयता नैसर्गिक न्याय सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्ण के सामाजिक आधारों रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए इसकी अस्वास्थ्य प्रगति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। अर्थात यह जो बाबा साहब के द्वारा जो लिखा हुआ आपको रचना है वो जो है आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही जो है उपयुक्त है, बहुत ही प्रभावशाली है। अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लगभग एक ही चीज है। यह विडंबना है कि इस युग में ही जातिवाद के पुष्प को भी कमी नहीं है। जातिवाद के जो अभी जो है लोग जो है समर्थन करता है कहीं कहीं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें इसलिए से कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिक मतलब मजदूर, मतलब लेबर है ना। तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि वह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच की भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अर्थात शुरू से जो श्रम विभाजन हुआ था जाति प्रथा के आधार पर किया गया था कि आप तुम फलाने जाति हो तुम्हारा काम है, तुम फलाने जाति हो तुम्हारा काम है, उसको बरकरार रखने का प्रयास किया गया था। उसमें जो है मतभेद हुआ, चाहे उसका जो है क्या किया गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक ही समर्थन हुआ, तो उसको जो है इसमें जो है बाबा साहब ने जो है क्या किया कि उसे जो है विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया, उसमें सुधार करने का बहुत ही प्रयास किया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए
तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए, काम हम कर रहे हैं जाति प्रथा के हिसाब से, लेकिन हमारे उसमें यदि मन नहीं लग रहा है तो क्या होगा, उपार्जन नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने उसे जो है कहा कि नहीं, जाति प्रथा के हिसाब से श्रम मत करो, तुमको यदि अच्छा करना है तो आगे बढ़ो। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसको पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा के दूसरे सिद्धांत पर, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता के विचार किया बिना दूसरे की दृष्टि को, जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गौ धर्म के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये पहले के जमाने में होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब जो है यदि बच्चे का जन्म होता है तो देखा जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम मेरा बच्चा नहीं करे, उससे अलग हटकर करे, बढ़िया करे, ठीक है। अब जो काम कर रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो चप्पल जूता बना रहे हैं और समझे कि मेरा बेटा भी चप्पल जूता बनाए, ये कोई बात नहीं हुआ। यदि वो बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, वो कलेक्टर भी बन सकता है, देश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, देश का भावी प्रधानमंत्री बन सकता है, हो सकता है। तो उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ कोई नहीं जानता है। इसलिए ऐसा डिसीजन लेना, ऐसा निर्णय लेना कि हम जो कर रहे हैं तो वही मेरा बच्चा करे, ये जो संभव अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी का विरोध जो है अम्बेडकर जी ने किया था। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। भले ही पेशा उपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास और कभी भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसको अपना पेशा बदल नहीं कर सकता पड़ सकती है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने का क्या चारा रह जाता है। देखिए, पेशा बदलना कहने का अर्थ कि यदि बच्चा माता पिता के कार्य को अपनावे और उसका मन नहीं लगे, उसे जबरदस्ती थोपा जाए तो यही काम करना, उसका मन नहीं लगे, क्या होगा, काम नहीं होगा, भूखे मरेगा, आमदनी नहीं होगा, भूखे मरेगा। इसलिए क्यों ना उसका जो है उसके ऊपर जो किसी प्रकार का जो बोझ नहीं दिया जाए कि तुमको यही काम करना है, उसको पूछा जाए तुम क्या करोगे, चलो उसको वही कराया जाए, उसी की तरफ जो है प्रेरित किया जाए। यही बाबा साहब ने जो इसमें जो है बताया है कि उसकी जो है भूखे मरने की नौबत नहीं आवे और उसके मन के लायक काम नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वो अपने पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। यही कारण है कि बाबा साहब ने जो है उसको जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण मान लिया। उसको जबरदस्ती कहा गया कि तुमको यही काम करना है, वो करने के लिए तो मजबूर है, नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, बेरोजगार रह जाएगा, दिन भर घूमेगा फिरेगा, इधर उधर भागेगा, बेरोजगार रह जाएगा। बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है क्या किए, जाति प्रथा को उन्होंने समझा कि जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा ही जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इस प्रकार देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं। देखिए, कोई भी काम विवश होकर मत कीजिए। यदि मन नहीं लग रहा है तो अपने माता पिता या अपने गार्जियन से कहिए कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे फलना करना, लेकिन विवश होकर कीजिएगा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, बेरोजगार हो जाएगा, आमदनी नहीं होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कुशलता जिसे प्राप्त की जा सकती है, अथवा निर्विवाद उससे सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक पड़ता है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ऐसा तो संभव नहीं है। यदि उसे जो है उस प्रकार का काम कराया जाए जो उसके करने के लायक नहीं रहेगा, निष्क्रिय तो नहीं जाएगा, वो सक्रिय नहीं रहेगा। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू पर ध्यान देता हूँ और कहने का कि बाबा साहब ने इसी पुस्तक में, इसी चैप्टर में, इसी जो है सारांश में दिए हुए हैं क्या कि इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इसका जो समस्या क्या है, इसे देखा जाए क्या क्या बतला रहे हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ
तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं जाति प्रथा के यदि विरुद्ध हूँ, जात के विरुद्ध हूँ, तो फिर इसका आदर्श समाज क्या है, इसका आदर्श रूप क्या हो सकता है? मेरा उत्तर है कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। देखिए कितना सुंदर उन्होंने लिखा है कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, समता मतलब बराबर होना चाहिए, भ्रातृत्व मतलब कि भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए। आजकल क्या है, भाई भाई का रिश्ता जो है समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए कहा गया है कि भाई भाई का रिश्ता विपत्तियों में साथ देने के लिए होना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन आज उल्टा चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्या ठीक नहीं है? भ्रातृत्व तथा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आज एक चीज बताइए, यदि हम किसी को कहे भैया प्रणाम, मेरा क्या गया, भैया कहे कभी कहे खुश हो जियो मोटाओ, आशीर्वाद ही तो दिया, तब भ्रातृत्व की भावना अपनाने में मुझे क्या कमी है जो हम लोग नहीं अपना पाते हैं? हमसे बड़ा हो तो भैया कहे, हमसे बड़ा हो तो चाचा कहे, हमसे बड़ा हो ज्यादा बड़ा हो तो बाबा कहे, हैं बराबर हो तो दोस्त, चलो कैसे हो, ये कहने में क्या जाता है? लोगों की आज की मानसिकता जो है सुधारना चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित समाज में एक छोर से दूसरे छोर संचालित कर सके। देखिए ये तो बात सही है, जब तक हम लोग जो है उसे प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, एक तरह से नहीं बताएंगे, दूसरे जगह बताएंगे, तो जो है बदलाव नहीं आएगा। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उस रक्षा के लिए प्रति सजग होना चाहिए, बचाना चाहिए। उसकी जो है सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क में अनेक साधन और अवसर उपलब्ध करने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों के सही यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। और लोकतंत्र जिसमें हमारा देश जो है लोकतंत्र को बहाल किए हुए है, लोकतंत्र का राह पे हम लोग यहाँ जो है हैं, तो इसी का दूसरा नाम दिया गया है। अर्थात लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। देखिए यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा कितना अच्छा दिया है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, या लोकतंत्र मूलतः यहाँ से लिखिएगा लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें एक इतना ही है, इसमें एक आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होकर अर्थ यह हुआ कि हमारे दोस्त हों, उनके प्रति मेरी श्रद्धा होनी चाहिए कि राम मेरा दोस्त है, भाई हो तो राम मेरा भाई है, पिताजी हैं तो राम फलाना मेरे पिताजी हैं, सबके साथ श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। किसी के प्रति अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जो है अप्रिय बातें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जो है अपशकुन का बात नहीं होना चाहिए, सबके साथ हमें जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है बाबा साहब ने जो है बहुत सुंदर लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऊपर, बहुत ही अच्छा है। इससे जो अनेकों क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या आपका जो है सब्जेक्टिव हो, या सभी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसको मैं आज इस चैप्टर को तो पढ़ाया, इसके बारे में आपको थोड़ा समझा बुझा दिया। और अगले बार देखते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर में जो घंटी में मैं आऊँगा तो देखूंगा, आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी लिखा दूंगा और उसे लिखिएगा और पढ़िएगा और सभी बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी बच्चे जो इसका लाभ उठा सके। और शेयर करने में कोताही मत कीजिए। अभी अभी सतीश से क्या कर रहे हैं, नोट तैयार करो वोट दो, नोट दो नोट करो वोट करो, नहीं तो इसी प्रकार जो है कम से कम शेयर कर दीजिए और लाइक लिंक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अब इस क्लास में समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।